डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम। इस कूलाम के नियम के ऊपर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम विद्युत आवेशों के ऊपर निर्भर है। विद्युत आवेश, तो कूलाम का नियम समझने के लिए हमें आवेश समझना जरूरी है कि आवेश क्या होता है और आवेश किस प्रकार से पैदा होता है। तो यदि हम बेसिक आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश कैसे पैदा हुआ, तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक साइंटिस्ट थे, थेल्स। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जो आवेश है वो यदि हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो एक उसमें एक नया गुण उत्पन्न होता है, वो दूसरी चीज़ों को आकर्षित करने का उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है यदि चीज़ों को रगड़ा जाए। तो इसके बाद लगभग 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम गिलबर्ट ने प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद उन्होंने ये देखा कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, जो हल्की वस्तु हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि जब किसी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो कि दूसरी वस्तुओं को आपस में अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उन्होंने इस गुण को आवेश या विद्युत उनका नाम दिया कि ये जो आपस में रगड़ने के कारण एक वस्तु में एक नया गुण उत्पन्न हो जा रहा है, उसे विद्युत कहा। कि यदि वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। तो उनका प्रयोग, उन्होंने एक बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ा, बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ा। और दूसरा, उन्होंने एक रेशम की कपड़े को इससे कांच के टुकड़े से रगड़ा। और इन दोनों को रगड़ने के बाद इन्होंने इन दोनों छड़ों के बीच में आपस में एक संबंध स्थापित किया कि ये जब हम बिल्ली की खाल को आबनूस से रगड़ते हैं और कांच को रेशम से रगड़ते हैं और इन आबनूस और कांच की छड़ों को आपस में एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो क्या होता है। तो हमने देखा कि जब हम इस प्रकार से जो आबनूस की छड़ है इसके नजदीक में जो कांच की छड़ रगड़ने के बाद यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के आपस में नजदीक में लाते हैं तो ये देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। और इसी प्रकार से यदि उन्होंने देखा कि यदि हम दो आबनूस की छड़ों को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं या दो कांच की छड़ों को आपस में नजदीक में लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और इसी प्रकार से अगर हम दोनों कांच की छड़ों को भी आपस में एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो आवेश है, जो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक गुण उत्पन्न हो जा रहा है जिसे हम विद्युत कह रहे हैं, और वो विद्युत के कारण इनमें एक गुण उत्पन्न हो रहा है कि जो आबनूस और कांच हैं ये अलग अलग प्रकार के पदार्थों से रगड़कर बनाई गई, तो इस प्रकार इसमें गुण अलग अलग होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि आबनूस और आबनूस या कांच एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला कि जो आवेश है वो दो प्रकार का हो। एक आवेश तो ऐसा है जो कांच आबनूस में उत्पन्न हुआ है, और एक आवेश ऐसा है जो कांच में उत्पन्न हुआ है। और समान प्रकार के आवेश
जो आव्यूह या कांच में उत्पन्न हो, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं जो आव्यूह और कांच में उत्पन्न हो रहे हैं वे एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं। तो इससे ये जो प्रयोग है इसके द्वारा एक सीधा सीधा निष्कर्ष निकला कि जो यदि हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत कहते हैं, और ये विद्युतीय गुण किन कारणों से उत्पन्न होता है, जिन कारणों से उत्पन्न होता है उन कारणों को हम आवेश कहते हैं। ये जो विद्युतीय गुण उत्पन्न हो रहा है उसको उत्पन्न वाला होने का जो कारक है या जो कण है उसे हम आवेश कहते हैं, और इस आवेशन की प्रक्रिया को रगड़ने से उसके अंदर विद्युतीय गुण उत्पन्न जो होता है उस प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। तो यहाँ आपको नोट करने की चीजें हैं कि नंबर 1 विद्युतीय गुण या विद्युत किसे कहते हैं, और नंबर 2 आवेशन की प्रक्रिया क्या है, और नंबर 3 आवेश क्या है। तो 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों की डेफिनेशंस यहाँ पर आपको साइड में दिख रही होंगी, वो मैंने आपको लिखी हुई हैं, इनको आप नोट कर लें। और उसके बाद एक चीज और नोट करने की चीज है कि 2 समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और 2 असमान आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रयोग से सीधे सीधे निष्कर्ष निकाला कि आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश जो कि कांच की छड़ में उत्पन्न हो रहा है, एक ऐसा आवेश जो आव्यूह की छड़ में उत्पन्न हो रहा है। तो जो कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे हम धनावेश कहते हैं, और जो आवेश आव्यूह की छड़ में उत्पन्न हो रहा है उसे ऋणावेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के आवेश हमारे सामने हुए, धनावेश और ऋणावेश। तो इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट, ये आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। तो किसी में धनावेश उत्पन्न हो जा रहा है किसी चीज को रगड़ने से। बिल्ली की खाल को यदि हम आव्यूह से रगड़ रहे हैं तो आव्यूह की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, और यदि हम कांच को रेशम से रगड़ रहे हैं तो रेशम की छड़ कांच की छड़ धनावेशित हो जा रही है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, तो इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी यदि हम सब लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ, जैसा कि हम लोग निचली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, और जो नाभिक है ये धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होते हैं। और जितना आवेश इसके नाभिक में धनात्मक आवेश होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, अर्थात कुल परमाणु उदासीन होता है, और पूरा पदार्थ विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जब परमाणु उदासीन है तो पूरा का पूरा पदार्थ भी उदासीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो यदि हम एक पदार्थ जिसमें कोई आवेश नहीं है उसको दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाएंगे तो ना तो वो आकर्षित होगा ना ही प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि उसमें कोई इस समय आवेश नहीं। लेकिन जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि जो इस पदार्थ के परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वे इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से हट करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। अब ये पदार्थ का गुण है कि कौन रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और कौन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो जब हम आव्यूह की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ये आव्यूह की छड़ है और ये बिल्ली की खाल है, इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, तो क्या होता है कि ये बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन है, बिल्ली की खाल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आव्यूह की छड़ में चले जाते हैं। तो क्या होगा, जब ये बिल्ली की खाल के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। आव्यूह की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ये जो आव्यूह की छड़ है वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी।
इसी प्रकार से यदि हम बिल्ली की खाल को कांच की छड़ से रगड़ें, रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ें तो इसमें उल्टी प्रक्रिया होती है। इसमें कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में आ जाने लगते हैं। तो क्या होगा? तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है कि कांच में जो आवेश होगा वो कैसा उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का धनावेशित होना या ऋणावेशित होना वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को प्रदर्शित करता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जा रही है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह छड़ ऋणावेशित हो जाती है, जैसे कि आप दूसरी छड़ में आप लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होना वह पदार्थ के धनावेशन की प्रक्रिया को समझाता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना वह पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को होना प्रदर्शित करता है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का धनावेशित या ऋणावेशित होना वह पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। यदि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर दूसरे पदार्थ में गए या इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकले तो वह इलेक्ट्रॉन धनावेशित हो जाएगा, और यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में आए अर्थात इलेक्ट्रॉनों की उसमें अधिकता हो गई है तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाए। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा किसी पदार्थ का धनावेशित या ऋणावेशित होना समझा सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें, अब हमें पता चल गया कि कोई भी आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब जो आवेश है, जैसे हम लोग की कोई भी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसके लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे आप लंबाई का मात्रक अगर नापें तो उसके लिए हमें मीटर की आवश्यकता होती है। एक MKS पद्धति का मात्रक मीटर है लंबाई का। समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो इसी प्रकार से आवेश भी एक भौतिक राशि है जो कि किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को निर्धारित करती है। तो ये आवेश भी एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो इसको मापने के लिए आवेश कितनी किसी पदार्थ में कितनी मात्रा में उपस्थित है, इसको मापने के लिए एक इकाई, एक इसका मात्रक लिया जाता है, और उस आवेश का मात्रक है कूलाम। अब कूलाम क्या है, हम कैसे निर्धारित करेंगे कि एक कूलाम कितना बड़ा होता है? तो हम जानते हैं कि हमने निचली कक्षाओं में पढ़ा है कि विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा इज इक्वल टू, आपने देखा होगा, आवेश घटे समय, अर्थात I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हम इसको तिरछा गुणा करें तो Q इज इक्वल टू आई टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को की सहायता से हम किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं कि आवेश कितना है। अब हम जानते हैं कि इसका जो MKS पद्धति में मात्रक है वो एम्पियर है और इसका मात्रक सेकंड है। तो अर्थात जो आवेश का मात्रक है वह एम्पियर सेकंड है। इस एम्पियर सेकंड को ही हम कूलाम कहते हैं। तो जो हमारा आवेश का मात्रक है वो एम्पियर सेकंड है और एम्पियर सेकंड को ही कूलाम कहा जाता है। अब हम जानना चाहते हैं कि एक कूलाम जो आवेश है वो कितना बड़ा है। जैसे 1 मीटर हमारा कितना बड़ा होता है, हमें फिजिकली मीनिंग पता है। तो इसी प्रकार से आपको फिजिकली पता होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश कितना बड़ा होगा। किसी पदार्थ में हम 1 कूलाम आवेश संग्रहित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि 1 कूलाम आवेश उसमें इकट्ठा हो जाए। तो उसके लिए हम जानते हैं कि यदि धारा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए और समय कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। धारा का मान 1 एम्पियर और समय 1 सेकेंड हो जाए तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलाम। इसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोग साइड में देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो 1 कूलाम आवेश जो होता है, यदि किसी पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो पदार्थ में संग्रहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है।
तो ये आपके साइड में परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लें और क्या है उसको देख लें। और ये आता किस प्रकार से है, Q इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूले के द्वारा आप लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें संग्रहित आवेश या उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश की जो मात्रा होगी वो 1 कूलम। अब 1 एम्पियर धारा अपने आप में बहुत बड़ी धारा होती है, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी आप लोग छोटे इंस्ट्रूमेंट वगैरह काम करते हैं उसमें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर्स में धारा बहती है। तो 1 एम्पियर बड़ी धारा होती है, जिस कारण से 1 कूलम आवेश किसी पदार्थ में एकत्रित होना ये भी एक बहुत बड़ी राशि है। तो कूलम आवेश जो है, कूलम जो है वो बड़ी राशि है। तो किसी भी पदार्थ में यदि आवेश इकट्ठा हो रहा है तो हम उसको किलो कूलम, मेगा कूलम जैसी चीज़ें फिजिकली नहीं होती। तो कूलम की छोटी राशियां ज़्यादातर हमारे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आती हैं, और वो होती हैं माइक्रो कूलम और मिली कूलम और पीको कूलम। तो 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम। 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम। और इसी प्रकार से 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। 1 पीको कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। तो कूलम की छोटी जो राशियां हैं वो ये 1 माइक्रो कूलम 10⁻³ कूलम, 10 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम और 1 पीको कूलम जो है 1 पीको कूलम 10⁻⁻12 कूलम के बराबर होता है। तो ये हमारी कूलम और कूलम की विभिन्न अलग अलग जो मात्रक हैं उनके ऊपर आपने ये देखा होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की एक छोटी से छोटी इकाई होती है, अर्थात किसी को यदि हमने मापना है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे छोटी इकाई का मापन या उससे छोटे पदार्थ का मापन संभव नहीं हो पाता। हम जैसे किलोमीटर को नापते हैं, किलोमीटर से छोटा मीटर होता है, मीटर से छोटा आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे माइक्रोमीटर, ऐसे अगर छोटा करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस छोटी भौतिक राशि से नीचे मापना संभव नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जब आवेश का मापन किया जाता है तो आवेश का मापन करते करते एक स्थिति या एक इकाई या एक आवेश ऐसा होता है जिससे छोटी इकाई का मापन संभव नहीं है। तो इस जो इकाई है, जो सबसे छोटा आवेश है जिसको हम माप सकते हैं, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अर्थात किसी भी आवेश की जो सबसे छोटा मात्रक है या सबसे छोटी जो इकाई है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा अगर आप निर्धारित करेंगे या निकालेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अर्थात इससे छोटा अगर हम कहें कि किसी पदार्थ में आवेश 1.2 × 10⁻⁻19 कूलम है, यह संभव नहीं है, इतना ही होगा। और इसके बाद अगर इससे अगला जो होगा वो होगा 3.2 × 10⁻⁻19, अर्थात 1.6 है। 1.6 के बाद अगला जो आवेश होगा वो 3.2 होगा। 3.2 के बाद जो अगला आवेश होगा वो 4.8 होगा। इसके बीच का आवेश संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आवेशन की जो प्रक्रिया है उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने का मतलब किसी पदार्थ में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसी के अनुरूप आवेश भी होंगे। तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन जो आए हैं या बाहर से आए हैं या हमने उसको दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो उसमें उत्पन्न आवेश कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू Ne। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इस प्रकार से उस पदार्थ में उत्पन्न जो आवेश हो जाएगा वो होगा n × E। इसे ही हम इलेक्ट्रॉन आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे इसकी अगर हम परिभाषा कहें कि
कि किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। यही जो है आवेशों का क्वांटीकरण है। इसके बीच में 3.5 E या 4.5 E 10.5 E ऐसा आवेश नहीं हो सकता। 9 E होगा, 10 E होगा, 11 E होगा, 12 E होगा, 100 E होगा, 200 E होगा, लेकिन पॉइंटों में नहीं हो सकता। तो ये एक आवेश का क्वांटीकरण है। इसके बाद आता है कि यदि हम किसी पदार्थ को एक कूलाम आवेश दें, तो एक कूलाम आवेश देने में किसी पदार्थ में एक कूलाम आवेश इकट्ठा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें हमें डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 106×10⁻⁹। तो एक कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि अक्सर 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि Q = N, ये फॉर्मूला है। अब N = हमारे पास आ गया Q/E। अब हम जानते हैं कि Q का मान कितना है, 1 कूलाम, और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। हम यहाँ पर ऋणात्मक चीजें नहीं ले रहे हैं क्योंकि उससे चिन्ह से फर्क कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए। तो इससे अगर हम डिवाइड करें 1 कूलाम को 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड किया जाएगा तो N = आएगा 6.25 × 10⁻18। ये एक स्टैंडर्ड नंबर्स है, इसको आपने याद भी करना है कि 6.25 × 10⁻18, अर्थात यदि किसी पदार्थ में 1 कूलाम आवेश आप संग्रहित करना चाहते हैं तो हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या तो उसमें डालने पड़ेंगे या फिर इतने ही इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ेंगे। यदि आप उसको धनावेशित करना चाहते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन उससे निकालने होंगे। यदि उसको 1 कूलाम आवेश ऋणात्मक उसको करना चाह रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन उसको हमें देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 1 कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब इसके बाद हम आते हैं कूलाम का नियम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिन्होंने सर्वप्रथम गणितीय रूप में किन्हीं 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसको गणितीय रूप में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। क्योंकि 1600 ईस्वी में गिलफोर्ड ने सबसे पहले बता दिया था कि 2 वस्तुएं जो आवेशित होती हैं, चाहे एक में धनावेश एक में ऋणावेश, अगर अलग अलग आवेश है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। यदि दोनों में ऋण या दोनों में धन है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि 2 आवेशित वस्तुएं हैं तो उनमें एक प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वो फोर्स कब बढ़ेगा कब कम होगा, हम दूरी के हिसाब से क्या स्थिति होगी, आवेश के हिसाब से क्या स्थिति होगी। तो उसका गणितीय जो प्रतिरूपण है या गणितीय उसकी व्याख्या सर्वप्रथम कूलाम ने दी और उन्होंने बताया कि ये 2 आवेश जो बिंदु आवेश हैं, चाहे इन पर धनावेश है चाहे इस पर ऋणावेश है, हम इसको फिलहाल धनावेश मान रहे हैं और उनके बीच की दूरी r है और यहाँ पर आवेश है Q1 और यहाँ पर आवेश है Q2। 2 आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो मान ली गई है r। तो इन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण ये डिपेंड करेगा आवेशों पर। यदि एक धन एक ऋण है तो आकर्षण लगेगा, यदि दोनों धन या दोनों ऋण है तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है वह इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और यही बल जिसे हम वैद्युत बल भी कहते हैं, क्योंकि आवेशों के बीच लगने वाला ये जो बल है इसे वैद्युत बल कहा जाता है और ये बल इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही चीजें सेम तुमने न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है सेम यही चीज होता है, उसमें यहाँ पर आवेश की जगह द्रव्यमान होते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण
बल से यदि हम इस नियम की व्याख्या करेंगे तो दोनों सेम है। वहां पर आवेशों की जगह पर द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आवेश होते हैं। तो वही कूलाम का नियम भी है और उसी नियम का पालन हमारा ये भी करता है और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी करता है। तो इन दोनों को यदि हम मिला दें तो यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती को सदैव एक नियतांक के द्वारा हटाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास F इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये जो K है ये एक नियतांक है। अब इस नियतांक का मान क्या होता है इसको भी कैलकुलेट करके बताया गया है। तो ये जो K है इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 9 गुणा 10 की घात 9 ये वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी। और इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जी, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर जो एप्सिलॉन जीरो है ये इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा फॉर्मूला बना, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम के नियम से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेशित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये निर्धारित हो गया। तो इस प्रकार से जो कूलाम का नियम है उसको अगर हम परिभाषित करें तो आपको साइड में दिख रहा होगा कि कूलाम का नियम है वो ये कहता है कि किसी दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा कूलाम का नियम है। और उस कूलाम के नियम को आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से तुलना कीजिए तो सेम वही चीजें हैं, उसी के आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो नियतांक आ रहा है उसकी वैल्यू आपको नोट करना है कि वो वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। और अगर हम दूसरे टर्म्स में दूसरे फॉर्मूले में इसको देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होती है। तो यदि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू को किसके इक्वल कर लें 9 × 10⁹ के इक्वल कर लें तो यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी गृहकारी में है कि आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 × 10⁹ को इक्वल करने के बाद एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 8.85 × 10⁻12 -12 आएगा। और इसकी फॉर्मूला आएगा, इसका जो वैल्यू इसकी जो मात्रक है वो है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक है वो है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। तो इस प्रकार से ये हमारे कूलाम का नियम है। तो ये पूरे तरीके से जो आज हमने पढ़ा